आज जब देश की एक दलित महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठ चुकी हो और उसके बाद उसी दिन रिलीज हुई फिल्म में दलितों को नाला साफ करते दिखाया जाए तो फीलिंग बड़ी अजीब सी आती है। हालांकि ये एक पीरियड फिल्म है। अंग्रेजों के जमाने को दिखाती ये फिक्शनल पीरियड ड्रामा फिल्म ना तो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के बारे में है और ना ही अपने देश या धर्म को लेकर। तो फिर ट्रेलर में इतनी मारकाट किनके बीच दिखाई गई थी, कौन किससे जीतने की कोशिश में था, यही सब जानेंगे आज के शमशेरा के रिव्यू में। 4 साल बाद रणबीर कपूर की पर्दे पर वापसी हुई है। इससे पहले आखिरी बार वो संजय दत्त की बायोपिक संजू में नजर आए थे और शायद संजय दत्त खुद रणबीर के संजू वाले किरदार से इतने इंप्रेस हो गए कि अब की बार रणबीर के साथ उन्होंने पूरी फिल्म ही कर डाली। शमशेरा फिल्म काफी सालों से चर्चा में बनी हुई थी क्योंकि काफी समय से रणबीर कपूर की कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, तो दर्शकों में उन्हें पर्दे पर देखने की एक्साइटमेंट थी। फिर वो दिन आया जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और पता चला कि फाइनली इस दिन ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। तो रणबीर को पर्दे पर देखने की एक्साइटमेंट अपने साथ ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस भी लेकर आई थी। हालांकि ट्रेलर को मिला जुला रिस्पांस मिला था, बट स्टिल उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म में रणबीर अपना चमत्कार दिखाएंगे। लेकिन मैं संजू बाबा और रणबीर कपूर को इतना ही कहना चाहूंगा, ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? तो शमशेरा कहानी है भारत के किसी कोने की। पता नहीं ये फिक्शनल जगह इंडिया के किस कोने में पड़ती है। कहानी में एंट्री होती है शमशेरा की, जो निचली जाति का है और अपने लोगों के लिए लड़ता है बोले तो ऊंची जाति वालों के साथ लड़ता है, लूटपाट करता है। ऊंची जाति के लोग इसकी शिकायत अंग्रेजी अफसर से करते हैं, ऑफ कोर्स जिसमें संजय दत्त भी है, और उनके कहने पर संजय दत्त एंड टीम शमशेरा पर धावा बोल देते हैं और लड़ाई झगड़े के बाद दोनों के बीच डील होती है कि अगर शमशेरा एंड कंपनी आत्मसमर्पण कर दे तो बदले में उनके लोगों के रहने, खाने और अच्छे से जीने की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, वो आजादी से जी सकेंगे। लेकिन यहां शमशेरा के साथ हो जाता है धोखा और फिर रिवेंज का गेम शुरू होता है। प्रॉब्लम यह है कि फिल्म की कहानी बहुत भटकी हुई है। राइटर साहब समझा नहीं पाए कि कहानी का उद्देश्य क्या है। 3 घंटे तक फिल्म बिना गूगल मैप के भटकती रहती है। एक थीम तो होती है ना किसी भी फिल्म की, इसे एक तरह की रिवेंज स्टोरी कह सकते हैं, लेकिन फिर अंग्रेज, आजादी, इस तरह के नारे की जरूरत नहीं थी फिल्म में। आई एम श्योर कि आपने आज से पहले ऐसी पीरियड फिल्म नहीं देखी होगी जिसमें अंग्रेजों का राज भी है, पीड़ित हिंदुस्तानी भी है, लेकिन उन्हें अंग्रेजों से छुटकारा नहीं चाहिए। वो एक अलग ही दुनिया बसाना चाहते हैं। यहां मुकाबला अंग्रेजों से नहीं, अपने ही देश की ऊंची जाति वालों से है। यहां अंग्रेज इतने क्रूर नहीं जितना उनकी सेना का हिंदुस्तानी दरोगा। अंग्रेज फिर भी कई जगह नरमदिली दिखाते हैं और हीरो का साथ भी देते हैं, लेकिन अंग्रेजों के राज में एक भारतीय ही नीची जाति वालों को मारने के नशे में अंग्रेजों को भी नहीं बख्शता। मतलब फिल्म का सर कहां है, पैर कहां है, हाथ कहां है, सबको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहानी की कोई एक दिशा तो होनी चाहिए। दिशाहीन कहानी हो तो लोग थिएटर में नींद फरमाते हैं, नहीं तो एटलीस्ट मेरी तरह उबासी तो जरूर लेंगे। फिल्म ग्रैंड स्केल पर बनाई गई है, इसमें कोई शक नहीं। विशाल सेट्स और जबरदस्त ग्राफिक फिल्म को रिच जरूर बनाते हैं, लेकिन जब कहानी का बेस ही ठीक ना हो तो बाद में उसे कितना भी सजा धजा लो, फिल्म फीकी ही लगेगी। रणबीर कपूर का हार्डवर्क दिखता है, गानों से लेकर एक्शन सीन्स तक में जैसे उन्हें बार बार वायर से लटका कर करतब करते दिखाया गया है। वो दिखाता है कि रणबीर ने इस कैरेक्टर के लिए पसीना तो बहाया है। फिल्म का 150 करोड़ का बजट दिखता है, लेकिन एक बेसलेस कहानी पर कितना भी पैसा लगा लो वो अच्छा रिटर्न नहीं देगा। कुछ सीन्स मुझे तो समझ से परे लगे, इलॉजिकल लगे, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल ऊंचे पहाड़ से गिरकर भी रणबीर का बच जाना, चलो ये भी छोड़ो, फिल्मी लिबर्टी के नाम पर समझ लेंगे डायरेक्टर साहब ने थोड़ी एक्स्ट्रा लिबर्टी ले ली होगी, लेकिन एक्शन सीन जो इस फिल्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें दिखाए प्रॉप्स को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? हाँ, हल्के से याद आया, रणबीर कपूर की भारी भरकम दिखने वाली कुल्हाड़ी इतनी भी हल्की रखने की क्या जरूरत थी कि उसे उठाते समय एक्टर के चेहरे पर एक भारी कुल्हाड़ी को उठाने जैसे एक्सप्रेशन भी ना आ सके। साफ पता चलता है कि नकली कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। उससे भी ज्यादा फनी लगता है जब रणबीर पर सब लोग पत्थर चलाते हैं। अरे भाई, वो पत्थर इतने हल्के दिख रहे थे कि साफ पता चलता है कि घटिया प्रॉप्स से बनाए गए हैं। क्यों यार? पत्थर आई गेस आधे किलो का भी नहीं होता। एटलीस्ट पत्थर को उठाते समय तो असली पत्थर यूज कर लो। जब क्लोज शॉट में उसे उठाते दिखाया जाए तो लगे कि हाँ पत्थर ही है, बाद में मारते समय नकली पत्थर का यूज कर लो। यह सीन क्लाइमैक्स में भी देखिएगा जब रणबीर एक पत्थर उठाते हैं। स्क्रीन प्ले बहुत कमजोर है। शुरुआत में स्क्रीन प्ले कुछ हद तक एंगेज करके रखती है, इवन बीच बीच में भी कहानी पटरी पर आती जाती रहती है, लेकिन बीच के कई सीन्स में स्क्रीन प्ले एकदम कमजोर हो जाता है और इन्हीं सीन्स में दर्शक फिल्म से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रणबीर एक ऐसी जगह से भागकर दूसरी जगह पहुंचता है जहां से निकलना नामुमकिन था और उस नई जगह जाकर
उसे उसकी वो प्रेमिका मिल जाती है जो उससे वहां मिला करती थी जहां से निकला नहीं जा सकता था। अब ऐसे में दोनों को एक दूसरे को देखकर एक जबरदस्त सरप्राइजिंग मोमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। लगा जैसे ओह आ गए तुम, गुड। गाने भी इस फिल्म की कहानी को सपोर्ट नहीं करते बल्कि कहानी को स्लो करते हैं। वाणी कपूर ग्लैमर के लिए ही यूज की गई हैं। 3-4 गाने गाना, जिनमें से 1-2 आइटम नंबर, और फिर जहां पर उनसे एक्टिंग करवाया गया वहां वो जमी नहीं। I mean, इतनी हॉट सेक्सी लड़की को बोरी उठाते मजदूरी करते देख कैसा लगेगा आपको? जैसा भी लगेगा, हजम नहीं हो रहा था। संजय दत्त कुछ जगह ताली बटोरते हैं। उनका गेटअप और कॉमेडी कम विलन वाला किरदार कुछ हद तक प्रभावित करता है। सौरभ शुक्ला इसी तरह के सपोर्टिव रोल के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ नया या अनोखा नहीं दिखा उनके किरदार में। रोनित रॉय को और बेहतर तरीके से यूज किया जाना चाहिए था। फिल्म में जो चीज सबसे अलग एहसास कराती है वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। शुरू से अंत तक बीजीएम पर आपका ध्यान जरूर रहेगा। हालांकि मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया कि वाकई में ये बेहतरीन था या नहीं, लेकिन एक चीज है कि ये अलग था। सेकेंड हाफ में संजय दत्त के लिए जिस तरीके का बीजीएम यूज किया गया वो एक हॉरर वाली फील भी देता है, बट हां अलग जरूर लगता है। ऐसा पहले नहीं सुना तो मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकता कि यह बेहतरीन था कि नहीं था। कैमरा वर्क आई गेस अच्छा कहा जाना चाहिए। वीएफएक्स और कैमरा वर्क के मिश्रण से कुछ बेहद डिफरेंट शॉट्स को क्रिएट करने में कैमरामैन कामयाब हुए हैं। स्पेशली ट्रेन रॉबरी के सीन में कैमरे का इस्तेमाल बड़े क्रिएटिव ढंग से किया गया है। हालांकि उसमें वीएफएक्स आर्टिस्ट भी इन्वॉल्व रहे होंगे। वीएफएक्स की बात करें तो कुछ जगह बेहतरीन वीएफएक्स देखने को मिला है, लेकिन कुछ जगह वीएफएक्स मास्टर एकदम मट्टी पलीथी कर देते हैं। इलॉजिकल सीन्स की एक जगह और बात कर सकते हैं। भाई अंग्रेजों के जमाने में, मतलब कम से कम 200 साल पुरानी बात रही होगी, उस समय में अंगूठी पहना के शादी कम से कम भारतीय तो नहीं करते होंगे, लेकिन यहां की जाती है। उस समय की कहानी में अब्बे यार, तेरा बाप हूं, लौंडा जैसे शब्दों का इजाद पता नहीं कैसे कर लिया गया। म्यूजिक की बात करें तो एकाध गाने ठीक है और एकाध गानों का पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है। एक सॉन्ग जिसमें मैक्सिमम अंडर वाटर सीन्स हैं वो देखने में अच्छा लगता है, उसे बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है और ऑब्वियसली वाणी कपूर का ग्लैमर देखने को मिलता है। यह फिल्म बाहुबली और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान टाइप के माहौल और सेटअप में बनाई गई है, लेकिन इसे देखकर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की अनुभूति ही हो पाती है। बाहुबली के तो दूर दूर तक ये फील ही नहीं होती। खैर, ऑल इन ऑल ये फिल्म उम्मीदों पर खरी तो नहीं उतर पाती। मेरी तरफ से इस फिल्म को 2 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।